नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कालका क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का अध्ययन करवाने वाला हूं। आशा करता हूं बच्चों आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है कार्बन पे, तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि जो कार्बन होता है बच्चों वो क्या होता है, एक अधातु होता है। क्या होता है? अधातु, जिसको हम सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और कार्बन के बारे में बच्चों पता है कि इसका जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है और इसका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो क्या होता है, 12 होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 6 परमाणु संख्या है, तो 6 का मतलब है ये है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होती है, 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है, 6 होती है। अगर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो द्रव्यमान में से अगर हम परमाणु संख्या घटाते हैं तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 ही क्या आएंगे, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 ही आएगी। उसके बाद में देखिए, सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपटरी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। अब आपको यह सर्वतोमुखी का मतलब हर जगह मिलने वाला कार्बन जो है, लगभग हर जगह पे मिलता है कार्बन। तो क्या होता है, ज़्यादातर हमें कार्बन ही देखने को मिलता है। तो खनिजों के रूप में इसका जो हिस्सा होता है वो होता है स्टूडेंट 0.02%। ये इसका हिस्सा होता है किसमें, खनिजों के रूप में। अब ये खनिज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं पत्थर जो होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कोयला है, जो हम खनिज के रूप में धरती के सतह से निकालते हैं, तो उसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 0.02% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड आप देखते हैं कि वो हमारे पर्यावरण में मौजूद है, उसमें भी क्या है, कार्बन है। तो इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो परसेंटेज है हमारे वायुमंडल में, वो कितनी है, 0.03% मौजूद है कार्बन की मात्रा। उसके बाद में सभी जीवों, पौधों, सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। अब आप देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, तो इन सभी में क्या मौजूद होता है, कार्बन मौजूद होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसी प्रकार से जो पौधे होते हैं उनमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। तो इनमें भी क्या होता है बच्चों, आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, तो इन सभी में क्या होता है, पौधे में भी क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है। कार्बन में सहसंयोजी आबंध होता है। अब देखिए, कार्बन जो होता है उसमें कैसा आबंध देखने को मिलता है, कार्बन जो अपने यौगिक बनाता है तो वो कौन से आबंध के द्वारा बनाता है, सहसंयोजी आबंध। इसका उत्तर रहेगा सहसंयोजी आबंध। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। अब आपको ये तो पता है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो देखिए वो क्या होता है, इसके विन्यास आपको पता है कि के और एल 2 सेल होते हैं, के एल एम इस प्रकार से सेल चलते रहते हैं। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब लास्ट सेल में, अंतिम कोष में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है बच्चों। उसके बाद में कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। अब देखिए, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन चतुर्संयोजी है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 धनायन और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि कार्बन कभी 4 इलेक्ट्रॉन खो नहीं सकता और कार्बन कभी 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त भी नहीं कर सकता। इस पॉइंट को आप नोट करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन को खोते हैं, लेते हैं, वे क्या बनाते हैं, आयनिक आबंध बनाते हैं। तो कार्बन ऐसा नहीं करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा सहसंयोजी आबंध। उसके बाद में देखिए, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। अब क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है इस प्रकार से, नहीं कर सकता। इसका कारण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए उसके बाद में नए 4 कार्बन क्या कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन खो भी नहीं सकता, यानी C+4+ के रूप में भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ज़्यादा ऊर्जा की। 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा क्या होती है,
मिल नहीं पाती, इस कारण से कार्बन 4+ फॉर्म में नहीं आ सकता। इसीलिए कार्बन अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। इस कारण से जो कार्बन का परमाणु होता है वो अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अगर मान लेते हैं कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खो देता है, 4 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या तो 6 होगी, क्योंकि प्रोटॉन प्लस, ये जो प्लस है 4+ और 4- इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावित होती है, तो प्रोटॉन की संख्या तो 6 रहेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 4 खो देता है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाते हैं। अब क्या 2 इलेक्ट्रॉन इन 6 प्रोटॉन को संतुलित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर अगर ये 4 नेगेटिव यानी 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, तब इसके पास प्रोटॉन की संख्या 6 रहेगी और इलेक्ट्रॉन पहले से 6 हैं और 4 और जुड़ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। तो क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संतुलित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, इनका बैलेंस क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस कारण से कार्बन न 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता। तो इस कारण से सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ही या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब सहसंयोजी आबंध को पढ़ेंगे बच्चों। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। अब ये बात नोट करना है कि कार्बन ही अकेला नहीं बनाता सहसंयोजी आबंध, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये भी क्या करते हैं, साझेदारी से आबंध बनाते हैं, यानी सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। उसके बाद में देखिए, सबसे पहले जो अब उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है। देखिए, सिंपलेस्ट जो सहसंयोजी आबंध का उदाहरण है वो आपके सामने दे रखा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के आपको देखना है यहाँ पे कितने परमाणु लिखे गए हैं, 2 परमाणु। और 2 परमाणु आपको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस के द्वारा इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे ये हमने हाइड्रोजन लिखा क्रॉस के द्वारा, ये इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, तो ये भी इसको हमने लिख दिया। अब हर परमाणु क्या चाहता है कि वो नोबल गैस की संरचना को प्राप्त कर ले। तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा, हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। तो हीलियम की तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे, एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन हो जाता है और एक दूसरे का ले लेता है। तो इस प्रकार से ये क्या कर लेता है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है। अब दूसरा भी क्या करेगा, दूसरा हाइड्रोजन भी इस एक अपना और एक दूसरे से ले लेता है। तो इस प्रकार से दोनों के कॉमन हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से एक आबंध बन जाता है। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड दिखा सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद में ऑक्सीजन की बात करते हैं हम। ऑक्सीजन में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको, 2 परमाणु दिख रहे हैं। तो दोनों को आपको इस प्रकार से अलग अलग लिखना है और फिर क्या करना है आपको, जो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जो होता है वो 6 होता है, यानी इसको हम सेल के अकॉर्डिंग देखें तो 2 4 नहीं, इसका जो 8 होता है बच्चों वो क्या होता है 2 6, इस प्रकार से हम इसको भरते हैं। तो इसका मतलब 12 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो हम यहाँ पे कितने क्रॉस लगाएंगे, 6 क्रॉस लगाएंगे। इस प्रकार से 6 क्रॉस लगा दिए हमने प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक ऑक्सीजन के परमाणु के आगे, इस प्रकार से 6 हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबल गैस की तरह प्राप्त करना चाहेगा। तो ये किसकी चाहेगा, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है, 8। तो 6 खुद के पास है, 2 ये क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ साझेदारी कर लेगा। इसी प्रकार से दूसरा जो ये ऑक्सीजन का जो परमाणु है ये पहले वाले के साथ कर लेगा। अब इन दोनों के कॉमन हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन आए। 4 इलेक्ट्रॉन से 2 पेयर बन जाते हैं और 2 पेयर से 2 बॉन्ड बन जाते हैं। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में इस प्रकार से द्विआबंध बन जाता है। तो देखिए आगे बच्चों, उसके बाद में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को भी मैं आपको समझाऊंगा। नाइट्रोजन के पहले दोनों परमाणु को इस प्रकार से अलग अलग लिख लें। नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है आपको पता है, कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को ऐसे लिख लेंगे, 7 इसकी परमाणु संख्या होती है। के और एल सेल में क्या होंगे, 2 5, 2 5। तो हमें कितने क्रॉस लगाने की जरूरत है, 5। तो 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5। अब मैंने 3 साइड में इसलिए लगाए बच्चों क्योंकि 3 आबंध बनाता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में त्रि आबंध पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, 5 तो इसके पास है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन क्या चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा किसकी कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, नियोन गैस की। तो ये क्या करेगा, 5 तो खुद के पास है और 3 क्या करेगा, ये दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु से साझेदारी कर लेगा। इसी प्रकार से ये नाइट्रोजन भी 5 खुद के पास है, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से, नाइट्रोजन के परमाणु से ले लेगा। अब इनके हिस्से में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आए, टोटल 6। 6 के कितने पेयर बन जाते हैं, 3। 3 पेयर से एक बॉन्ड बनता है, तो 3 पेयर से कितने बॉन्ड बन जाएंगे, कितने आबंध बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में त्रि आबंध बन जाता है। उसके बाद में बच्चों देखिए H2O। अब यहाँ पे H2O में देखने वाली बात यह है कि H2O में 2 परमाणु तो हाइड्रोजन के हैं और एक क्या है, ऑक्सीजन का है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख देना है इस प्रकार से। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हमें अब किया था अभी ऊपर कि लास्ट 12 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो हमने इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो 1 हमने डॉट से लिख दिया। ये डॉट हमने इसलिए लिखा बच्चा क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग परमाणु हैं, तो इसलिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे इस प्रकार से हमने इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट से लिख दिए, जबकि ऑक्सीजन के परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन थे वो हमने क्रॉस से लिख दिए। अब क्या करेगा हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किसकी कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा, हीलियम की। तो हाइड्रोजन हीलियम की लेकर के अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हीलियम गैस की कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ऑक्सीजन के पास 6 है, ये किसकी चाहेगा, ये चाहेगा नियोन गैस की। तो इसके पास 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है, तो क्या करेगा, ये एक इस हाइड्रोजन के परमाणु से लेगा और एक दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु से लेगा। अब यहाँ पे दोनों की साझेदारी में एक आबंध यहाँ बन जाएगा और एक आबंध यहाँ बन जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर को हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, ये इस प्रकार से आबंध बना लेगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उनके कुछ भौतिक गुण होते हैं। क्या होते हैं, उनके कुछ भौतिक गुण होते हैं। तो वो भौतिक गुण हम पढ़ लेते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक व कवंथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतरा अणुक बल बहुत कम होता है। अब ये अंतरा अणुक बल क्या होता है बच्चों, देखिए मान लेते हैं ये हाइड्रोजन का कोई एक अणु है, इस प्रकार ये कोई दूसरा अणु है। अब इन दोनों अणुओं के बीच में एक क्या लगता है, बल लगता है वो, और वो बल जो होता है इन दोनों को आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये जो इसी बल को हम क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक बल लगता है, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं आपस में। लेकिन ये जो बल होता है ये क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। क्या होता है, कमज़ोर होता है। और कमज़ोर होने के बीच में जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके बीच में, उनके अणुओं के बीच में जो आबंध होता है वो क्या होता है, उनके अणुओं के बीच में जो अंतरा अणुक जो बल होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। और कमज़ोर होने के कारण से इनका गलनांक एवं कवंथनांक भी क्या होता है, कम होता है। होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में देखिए सेकंड वाला पॉइंट जो है, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक। यानी कुचालक उन्हें बोला जाता है जिनके अंदर से विद्युत आवेश प्रभावित न कर सके, क्योंकि इन यौगिकों के आबंध में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। अब आपने बच्चों देखा होगा कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं ये क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। ये क्या नहीं करते, इस प्रकार से आयनों को प्लस की फॉर्म में, नेगेटिव की फॉर्म में आयन नहीं बनाते। और आयन नहीं बनाएंगे तो ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होंगे, क्योंकि आयन बनेंगे तभी तो क्या होंगे, विद्युत धारा प्रभावित होगी। इसमें ऐसा नहीं हो पाता, तो इस कारण से विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। उसके बाद में कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं बच्चों, कुछ अपवाद भी होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा बाद में। उसके बाद में कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की क्या होती है, सर्वतोमुखी प्रकृति। कि सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब ये होता है बच्चों कि कार्बन जो होता है वो इतने सारे यौगिक क्यों बनाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यौगिक कार्बन ही बनाता है। तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो पहला जो कारण है श्रृंखलन। क्या है, श्रृंखलन का गुण इसमें पाया जाता है। कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि, त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं।
अब बच्चों सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कार्बन एक तो लंबी श्रृंखला बनाता है, शाखित श्रृंखला भी बना लेता है और वलय संरचना भी बना लेता है। और इसके परमाणु डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध, त्रिआबंध और एकल आबंध ये सभी बना लेते हैं। इस कारण से कार्बन के बहुत सारे यौगिक देखने को मिलता है। एक कारण तो ये रह गया। श्रृंखलन का गुण क्या होता है? कार्बन कार्बन अपने दूसरे कार्बन से एक लंबी चेन के साथ क्या कर सकता है? जुड़ सकता है इस प्रकार से। तो इस कारण के इस गुण को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि कार्बन की चतुस्संयोजकता, इसकी संयोजकता, कार्बन की परमाणु की संयोजकता कितनी है? 4। जिस कारण से ये क्या कर सकता है? देखो, संयोजकता 4 होगी तो 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा ये। तो कार्बन किसके साथ जुड़ सकता है? हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है। जिसकी संयोजकता कितनी हो? 1 हो, उसके साथ भी जुड़ सकता है। जिसकी संयोजकता 2 हो, उसके साथ में भी जुड़ सकता है। जिसकी संयोजकता 3 हो, जैसे नाइट्रोजन, उसके साथ में भी जुड़ सकता है। और कार्बन आपको पता है कि 4 आबंध भी बना सकता है अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से। तो इस कारण के कारण कार्बन क्या है? सर्वतोमुखी है। और इस कारण से कार्बन के हमें प्रकृति में बहुत सारे यौगिक देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बच्चों देखिए आगे, अब कार्बन के जो यौगिक होते हैं बच्चों, उनको हमने 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आएगा बच्चों, क्या आएगा? उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जब कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल आबंध देखने को मिलता है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा? एकल आबंध देखने को मिलेगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर हमें कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच में द्वि और त्रि आबंध देखने को मिल जाए तो ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों, उसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। और जो जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है उनको क्या कहा? अगर सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो उसको हम बोलेंगे भी क्या? अल्केन। अगर डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्कीन। और उसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में त्रि आबंध देखने को मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्काइन बोलते हैं। और उसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। यहाँ पे n का मतलब होता है बच्चों कार्बन की संख्या से। किसी कार्बन के यौगिक में कितने कार्बन की संख्या है, कितने कार्बन के परमाणुओं की संख्या है, वो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे CH4 है। इस CH4 में कार्बन की संख्या क्या है बच्चों? 1 है। तो इसका मतलब n का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लेना है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन इथेन। अब यहाँ पे दे रखा है नाम, ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब इनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा? एकल आबंध देखने को आपको मिलेगा। तो इसकी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करते हैं। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, इथेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को आप इस प्रकार से लिख दिया हमने अलग अलग। अब आपको क्या करना है, इसके कार्बन के जो 12 सेल में होते हैं, 12 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप क्या लिख दो? इस प्रकार से डॉट से लिख दो, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के हमने अलग अलग से लिख दिए। इस प्रकार से 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दो, उसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस से, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से क्रॉस, यहाँ हाइड्रोजन है। इस प्रकार से हमने 6 हाइड्रोजन भी साथ में लगा दिए। तो देखिए अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या करेगा? मतलब क्या करेगा? हीलियम गैस की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन से स्थायी हो जाता है। तो प्रत्येक हाइड्रोजन एक खुद का और एक दूसरे कार्बन से ले लेगा इस प्रकार से। तो देखिए आप इस प्रकार से हम हाइड्रोजन इनको शो कर देंगे। अब कार्बन क्या करेगा? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो खुद के पास है, बाकी 3 इस हाइड्रोजन से ले लेगा और एक दूसरे कार्बन से ले लेगा। अब इस कार्बन के 4 खुद के हैं, 3 इन हाइड्रोजन से लेगा और एक इस दूसरे पड़ोसी कार्बन से ले लेगा। इस प्रकार से इनकी क्या बन जाती है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे टेबल दी गई है। इस टेबल में हाइड्रोकार्बन के नाम दिए गए हैं।
तो देखिए हाइड्रोकार्बन का पहला जो नाम है मीथेन, मीथेन का आता है। अब आपको पता है कि मीथेन कैसा यौगिक है, एक संतृप्त कार्बन यौगिक है। और मीथेन संतृप्त कार्बन यौगिक है तो आपको उसका पता है कि फॉर्मूला भी क्या होता है, CnH2n+2। तो क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे कार्बन एक है तो यहाँ पे n के स्थान पे क्या रखेंगे, हम एक रखेंगे। तो 2 × 1 + 2 तो क्या बन जाएगा, CH4। एक कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। और ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है। इसकी जो संरचनात्मक सूत्र जो होता है वो ये बन जाता है हमारा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 हाइड्रोजन के साथ एक कला बंध के साथ जुड़ जाता है। इथेन के अंदर देखो कितने कार्बन होते हैं, 2। इसका हम सूत्र जो लिखेंगे, देखिए इसका हम सूत्र कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन और दोनों कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड तो वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा और 1 बॉन्ड वो क्या खुद के साथ बना लेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ ब्यूटेन की, पेंटेन की बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए पेंटेन को आपको क्या करना है, सबसे पहले सूत्र देखना है C5H12। आप वैसे भी सूत्र इससे तुलना कर सकते हैं, CnH2n+2, इससे आप तुलना कर सकते हैं। n का मतलब क्या है बच्चों, n यहाँ पे इस कंपाउंड में, इस यौगिक में n का मतलब क्या है, 5। तो यहाँ पे आप 5, इस 5 को यहाँ पे पुट कीजिए तो क्या बन जाएगा, C5, 2 × 5 10 और +2 यानी H12। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाता है सेम। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, 5 कार्बन वाले को पेंटेन, 4 वाले को ब्यूटेन, 3 वाले को प्रोपेन। और ये कैसे किसके उदाहरण है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। तो चलिए हम इसकी संरचना बनाते हैं। पहले आपको क्या करना है, 5 कार्बन स्टूडेंट इस प्रकार से जोड़ देने एक चेन के माध्यम से। अब आपको पता है कि बच्चों की कार्बन कितने आबंध बनाता है, कार्बन 4 आबंध बनाता है। तो एक आबंध तो इसका ये पूरा है कार्बन के साथ जुड़ करके, तो बाकी कितने आबंध बनाएगा, 3 आबंध बनाएगा। 3 किससे बनाएगा, वो हाइड्रोजन से बनाएगा। इस प्रकार से ये कार्बन कितने आबंध बनाएगा, 2, क्योंकि इसके 2 पहले से ही जुड़े हुए दूसरे 2 कार्बन के साथ। ये भी क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन से, ये भी 2 हाइड्रोजन से पूरा करेगा। और ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो ये कितने हाइड्रोजन से जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद में हम करते हैं इथीन का। इथीन की हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करते हैं। अब आपको बच्चों पता है कि ये इथीन और अल्कीन और अल्काइन ये किसके उदाहरण हैं, ये हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। और इनका पता है कि अल्कीन जो होती है उसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, और इसका अल्काइन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। तो चलिए बच्चों हम इसका करते हैं। अब आपको ये भी पता है कि जो अल्कीन होती है यानी नाम के पीछे ईन जुड़ा होगा तो उसमें आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी द्विआबंध देखने को मिलेगा। अगर अल्काइन नाम के पीछे YnE जुड़ा है, अल्काइन आइन, तो उसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच परमाणुओं के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, त्रिआबंध। अगर AnE जुड़ा है अल्केन, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आबंध देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो देखिए आगे इसमें हम करते हैं अल्कीन। तो अल्कीन बच्चों देखिए ये नाम दे रखा है अल्कीन। यहाँ पे आप देखिए कितने कार्बन है, कार्बन कार्बन के 2 परमाणु है। तो कार्बन कार्बन के 2 परमाणुओं को हमें इस प्रकार से लिख देंगे। लेकिन ई यानी अल्कीन है, अल्कीन के बीच में हमेशा क्या पाएगा, डबल बॉन्ड। अब बाकी कार्बन की देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो 2 संयोजकता तो इसने 2 डबल आबंध द्विआबंध बना करके पूरा कर लेता है। तो इसके साथ में कितनी हाइड्रोजन लगानी पड़ेंगी मुझे, 2 हाइड्रोजन। इसके साथ में भी कितनी हाइड्रोजन लगानी पड़ेंगी, 2 हाइड्रोजन। और इस प्रकार से इसका संरचना बन जाती है एल्कीन की। उसके बाद में देखिए हमें बनानी है अल्काइन की। अल्काइन में आपको पता है कि YnE जुड़ गया तो इसका मतलब त्रिआबंध होगा। फॉर्मूला क्या होगा, C2H2 होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध बना देते हैं। अब कार्बन ने त्रिआबंध बना लिया तो इसकी कितने आबंध बनाने की क्षमता होती है, 4। तो एक किसके साथ बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ। ये भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। और इस प्रकार से ये इसकी संरचना बन के तैयार हो जाती है। चलिए बच्चों हम आपको मैं समझाऊंगा कि आपको ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको अल्कीन की समझा देता हूँ, अल्कीन की आप कर लेना। तो देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अल्कीन का हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अल्काइन का फॉर्मूला पता है हमें। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। तो सबसे पहले मैं 2 परमाणु को लिख लूँगा कार्बन के, इस प्रकार से। अब आपको पता है कि 2 परमाणु है। अब कार्बन कार्बन के बीच में ये अल्काइन है तो त्रिआबंध तो मिलेगा हमें पता है। तो यहाँ पे मैं क्या दिखा दूंगा,
3 डॉट इस साइड में लिख दूंगा, इस साइड में, और इस साइड में भी क्या करूँगा मैं 3 डॉट लिख दूंगा। एक डॉट दूसरी साइड लिखूंगा इस कार्बन का, और इस कार्बन का भी एक डॉट दूसरा लिखूंगा मैं। आपको पता है कि हमें 3 आबंध बनाने हैं। अब हाइड्रोजन कितनी जुड़ी हुई है, 2। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस से, एक हाइड्रोजन यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन भी क्रॉस से। अब क्या करना है, हाइड्रोजन हीलियम की संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्राप्त करेगा तो ये इस प्रकार से कर लेगा और ये इस प्रकार से कर लेगा। अब प्रत्येक कार्बन क्या चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो 4 खुद के हैं, एक हाइड्रोजन से ले लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन से ले लेगा। इसी प्रकार से ये कार्बन जो है 4 खुद के हैं, एक दूसरे हाइड्रोजन से, और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन से ले लेगा। और इस प्रकार से ये क्या बन जाती है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन के तैयार हो जाती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करना, क्योंकि हम आपसे मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हम आपके लिए ज़रूर काम करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम। उसके बाद में है आपके सामने दूसरी लिस्ट है, जिसमें हाइड्रोकार्बन के नेम, आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन, हमने एल्केन को तो पढ़ लिया। अब हम बात आती है किसकी, एल्कीन की बारी आती है। एल्कीन में सबसे पहला जो होता है कंपाउंड, सिंपलेस्ट कंपाउंड जो होता है वो इथीन होता है। क्या होता है, इथीन होता है। और इथीन का फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो क्या होता है, C2H4। इथीन में आपको पता है कि ENE जुड़ा है इसके नाम के पीछे, तो डबल बॉन्ड तो देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 कार्बन लिख दो, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। बाकी जो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो वो प्रत्येक कार्बन के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना करके इसकी संरचनात्मक सूत्र भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रोपेन में आपको पता है कि कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3, यानी N की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। अगर इसका हम सूत्र के द्वारा इसका फॉर्मूला निकालना चाहिए तो देखो अल्कीन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। तो हम यहाँ पे N के स्थान पे कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो C3H6 ये इसका सूत्र बन जाता है। और ये इसका यही है, दे रखा है इसमें। अब हमें इसकी क्या बनानी है, संरचना बनानी है। तो संरचना बनाने के लिए आपको पता है कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन को इस प्रकार से श्रेणी में जोड़ दो। अब आपको पता है कि ईन है तो एक डबल बॉन्ड तो देखने को जरूर मिलेगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना देते हैं इसको। बाकी आबंध इसके किससे पूरे कर देना आपको, हाइड्रोजन लगा करके, इसके हाइड्रोजन, तो इसके साथ 1 लगाऊंगा मैं और इसके साथ में 2 लगाऊंगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक कार्बन के 4 आबंध भी बन जाते हैं और हमारा सूत्र के हिसाब से जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो भी पूरे हो जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से करने हैं। उसके बाद में देखिए ब्यूटेन में आपको पता है कि कितने कार्बन है, 4। अगर हम सूत्र के द्वारा निकालें C4 यानी Cn का मतलब 4 और H2n यानी 4 इंटू 2 यानी 8, ये सूत्र बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब इसकी हमें संरचना बनानी है। तो संरचना कैसे बनेगी, आपको पहले 4 कार्बन को इस प्रकार से जोड़ देने हैं। अब आपको पता कि ये एल्कीन है, तो एल्कीन में एक डबल बॉन्ड आबंध जरूर होगा, तो ये बीच में नहीं लगाना आपको, ये तो यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा दो, ये यहाँ पे लगा दो। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, 4 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आपको क्या करना है, बाकी जो बॉन्ड है कार्बन के वो हाइड्रोजन लगा करके पूरे कर देने आपको। इस प्रकार से हाइड्रोजन लगाऊंगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे 2 लगाऊंगा। अब 4 हो जाते हैं इस कार्बन के। यहाँ पे मैं 1 लगाऊंगा और यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन लगा करके इसके आबंध पूरे करवा देता हूँ। तो इस प्रकार से ये हमारा ब्यूटेन का संरचनात्मक सूत्र बन जाता है। उसके बाद में बच्चों बारी आती है किसकी, अल्काइन की। तो अल्काइन का आपको पता है जो जर्नल सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CnH2n-2, ये होता है इसका सूत्र। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट जो अल्काइन होती है वो क्या होती है, इथाइन। देखो मीथ के लिए मीथ के लिए कार्बन की संख्या 1 होती है, ईथ के लिए 2 होती है, प्रोप के लिए 3 होती है, ब्यूट के लिए 4 होती है, पेंट के लिए 5 होती है। अब ईथ की बात हो रही है यहाँ पे, तो ईथ का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2। तो 2 का मतलब एन की संख्या कितनी होगी, तो वो 2 हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। तो सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, C2 और 2 to the 4, 4 - 2 यानी 2, तो यानी सूत्र क्या बन जाएगा, H2। ये हमारा सूत्र बन जाएगा। तो क्या ये सूत्र सही है, बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक कार्बन को अलग अलग लिख लेना। अब आपको पता है कि इथाइन में INE जुड़ा हो तो एक त्रिआबंध आता है, तो त्रिआबंध बना देते हैं हम।
अब क्या करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो 3 बॉन्ड तो हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, इस कार्बन की एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा लो। तो इस प्रकार से इसका संरचनात्मक सूत्र बन जाता है। इसी प्रकार से आप स्टूडेंट ब्यूटाइन का मैं करवाता हूँ आपको। ब्यूटाइन देखिए, इस ब्यूटाइन में आपको पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस -2। तो N का मतलब है 4, N का मतलब 4 यानी CN का मतलब C4H2n, 2n का मतलब 4 इंटू द 8 -2 6। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है आपको, 4 कार्बन इस प्रकार से जोड़ देने हैं। आपको पता है कि ये ब्यूटाइन है तो एक त्रिआबंध भी इसमें जरूर होगा। अब आपको क्या करना है, इस कार्बन की कितनी हाइड्रोजन लगा करके आबंध बनाने हैं आपको, 3। इसके 2 बनाने हैं आपको, इसकी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले से 4 आबंध बन चुके हैं। और इसका आपको एक लगाकर, एक हाइड्रोजन लगाकर आबंध बना देना है और ये किसका तैयार हो जाएगा, हमारा ब्यूटाइन का। अब बच्चों हम पढ़ते हैं संरचना के आधार पे हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले संरचना के आधार पे हाइड्रोकार्बन को सीधी श्रृंखला के अंदर डिवाइड किया जाता है। सीधी श्रृंखला का मतलब ये होता है बच्चों कि जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जिसमें कार्बन जो होते हैं वो एक श्रृंखला के रूप में इस प्रकार से जुड़ सकते हैं और एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं। इसको हम बोलते हैं सीधी श्रृंखला। जैसे कि आप प्रोपेन का ये अणु देख सकते हैं, इसमें क्या है, ये यौगिक क्या है कि 3 कार्बन के साथ एक सीधी चेन में जुड़ा हुआ है। तो इसको हम सीधी श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बच्चों कार्बन जो होता है वो शाखित श्रृंखला के रूप में जुड़ सकता है। शाखित श्रृंखला का मतलब होता है कि जैसे एक सीधी लाइन है और उस सीधी लाइन से शाखा के रूप में अन्य कार्बन का जुड़ जाना। जैसे आप देख सकते हैं ये सीधी लाइन है और इसके द्वारा 2 शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाना। तो ये क्या है, शाखित श्रृंखला होती है। आप पेंटेन की संरचना देखिए, पेंटेन में ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है, ये क्या है, सीधी श्रृंखला है, एक श्रेणी में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे इस श्रृंखला में आप देखेंगे कि इसमें कार्बन जो होता है एक ब्रांच के रूप में नीचे से जुड़ चुका है। और इसके बाद में अगले में भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये एक श्रृंखला है हमारी सीधी श्रृंखला। इसमें क्या है, ये ब्रांचेज निकल चुकी हैं यहाँ से और यहाँ से। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि कार्बन जो होता है वो किन किन रूपों में जुड़ सकता है, वो सीधी श्रृंखला में जुड़ सकता है, शाखित श्रृंखला में जुड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए पेंटेन का आप सूत्र देखिए, पेंटेन का जो सूत्र है C5H12 है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, लेकिन ये क्या है, ये सीधी संरचना है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे शाखित श्रृंखला है। सूत्र तो इसमें भी क्या है, C5H12 है। और इससे अगले में हम चलेंगे जो नियोपेंटेन के नाम से है, इसमें भी इस कंपाउंड का सूत्र जो है, यौगिक का जो सूत्र है C5H12 है। तो यहाँ पे संरचनाओं में क्या है, अंतर है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने 3 संरचना ऊपर की है, उपरोक्त 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान है। आणविक सूत्र क्या है, C5H12, तीनों में एक जैसा है। लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समन्वय कहते हैं। अब आप देखिए इनकी संरचना तो क्या है, इनका आणविक सूत्र तो क्या है, सेम है, एक जैसा है, लेकिन इनकी संरचनात्मक समन्वय ये क्या है, अलग अलग है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इनको हम बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं और हिंदी में संरचनात्मक समन्वय कहते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट आपको नोट करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो कार्बन यौगिक होते हैं वो वलय के रूप में भी जुड़ सकते हैं। वलय के रूप का मतलब ये होता है बच्चों कि एक रिंग की फॉर्म बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक रिंग की फॉर्म है। जैसे कार्बन ऐसे जुड़ सकते हैं, जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन इस प्रकार से एक वलय बना सकता है। जैसे ये क्या है, एक रिंग की संरचना बना सकता है। जैसे इस प्रकार से भी जुड़ सकते हैं कार्बन, ये जुड़ सकते हैं। तो ये क्या है, एक वलय की फॉर्म होती है। तो कार्बन क्या हो सकता है, शाखित जुड़ सकता है, श्रेणी में जुड़ सकता है और वलय में भी जुड़ सकता है। वलय में देखिए ये जुड़ सकता है, ये इस प्रकार से, ये क्या है लेकिन असंतृप्त है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इनको संतृप्त कार्बन यौगिक है। लेकिन ये क्या है, ये दोनों की दोनों संरचनाएं जो है वो वलय की फॉर्म में कार्बन इनमें जुड़ा हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पे हेक्सेन,
ये क्या है बच्चों, हेक्सेन। इसको आगे हम जो वेले की जो कार्बन के यौगिक होते हैं उसके आगे नाम लगाते हैं साइक्लो। क्या लगाते हैं बच्चों, साइक्लो। ये नाम जरूर लगाएंगे हम, साइक्लोहेक्सेन, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे इसको हम। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की एक बॉन्ड दो बॉन्ड, और यहाँ पे ये दो बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन से क्या करेगा, अपना पूरा करेगा। तो प्रत्येक कार्बन को इस प्रकार से हमने हाइड्रोजन यानी 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड जो है अन्य कार्बन से जुड़ के पूरा करेगा। अब यहाँ पे ये आप सूत्र देख सकते हैं, ये किसका है बच्चों, बेंजीन का, लेकिन ये एस तरफ यौगिक है। तो बेंजीन का जो सूत्र होता है वो पूछा जा सकता है आपसे, C6H6, और ये इसकी आपको दिखा रखी है, ये इसकी संरचना है। उसके बाद में हम बच्चों पढ़ते हैं प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह देखिए क्या होता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व या एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, उसको हम प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। बच्चों देखो क्या होता है, ये जो क्या होता है कि एक समूह होता है, एक परमाणु भी हो सकता है और कई परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। कौन हो सकता है, प्रकार्यात्मक समूह। जैसे मान लेते हैं हम एक मीथेन का एक यौगिक लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्लोरो है, ये मान लेते कोई एक परमाणु है हैलोजन फैमिली से। अब ये क्या करेगा, ये इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो अब आपको पता है कि जब इसमें कार्बन ये क्लोरीन जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, विस्थापित करेगा, और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, ये क्लोरीन लग जाएगा। तो हाइड्रोजन कितनी बच जाएंगी, एक हाइड्रोजन हटाएगा क्योंकि ये क्लोरीन लग जाएगा उसके स्थान पे, तो CH3 और यहाँ पे बन जाएगा Cl। तो ये जो Cl है ये क्या हमारा एक प्रकार्यात्मक समूह होता है। और प्रकार्यात्मक समूह कोई एक परमाणु नहीं, कई परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। जैसे कि OH, ये क्या है, इसमें 2 परमाणुओं का समूह है। COOH ये भी हो सकता है, CHO ये भी हो सकता है। यानी एक परमाणु भी हो सकते हैं। उस एक परमाणु को हम विषम परमाणु बोलते हैं, जो इस कार्बन के यौगिक के किसी हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित करता है। तो वो विषम परमाणु कहलाता है। परमाणु जो होता है वो समूह भी हो सकता है और एक परमाणु भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह बच्चों कई प्रकार के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस टेबल में। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे लिखे हुए विषम परमाणु, ये विषम परमाणु क्या होते हैं, यही होते हैं जो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं और लग जाते हैं। तो ये विषम परमाणु देखो, क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो ब्रोमो क्या हो सकते हैं, प्रकार्यात्मक समूह हो सकते हैं। यहाँ पे देखो क्लोरो ब्रोमो आइडो, फ्लोरो भी हो सकता है। और ये क्या है, कई परमाणुओं का समूह है, इन 2 परमाणुओं का समूह है। और इसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं बच्चों, एल्कोहल बोलते हैं। इसके अलावा CHO, इसका मतलब ये है, ये 2 दे रखा है आपको, ये CHO इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। कीटोन होता है, कीटोन, कीटोन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, ये होता है। ये लिंकेज जो होती है ये 2 कार्बन के बीच में लगती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब ये होता है COOH। इसके अलावा एल्कीन भी हो सकता है, एल्कीन, एल्कीन में आपको पता ही कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है इस प्रकार से। और अल्काइन क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। उसके बाद में आपको ये तो पता चल ही गया कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं। प्रकार्यात्मक समूह जब किसी कार्बन के यौगिक में लग जाते हैं तो वे अपने गुण उसको दे देते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं बच्चों समजातीय श्रेणी। क्या पढ़ेंगे, समजातीय श्रेणी। आपको दिख रहा है यहाँ पे समजातीय श्रेणी, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा विस्थापित होते हैं। उदाहरण अल्कोहल। देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई कार्बन का एक यौगिक है, कार्बन का, जैसे ये मान लेते हैं CH4 है, मीथेन है, उसके बाद में इथेन है, इथेन का सूत्र होता है C2H6, उसके बाद में है प्रोपेन है C3H8, उसके बाद में है ब्यूटेन C4H10। अब क्या करना है,
अगर इनकी हाइड्रोजन को, ये आपको दिख रहे हैं, आपको ये समूह है, एक ही श्रेणी के समूह है, यानी एल्केन है सारे के सारे। अगर इनको एक ही प्रकार का ग्रुप विस्थापित करे, किसको विस्थापित करे, इसकी हाइड्रोजन को, तो ये क्या बन जाएगा सूत्र इसका, देखो क्या सूत्र बन जाएगा इसका, बन जाएगा CH3OH बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों? अगर इसकी हाइड्रोजन को हटा देगा तो इसका क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा। इसके बाद में अगर यहाँ पे इसकी हाइड्रोजन को हटा देगा तो यहाँ पे C3H7OH बन जाएगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ये सेम OH ग्रुप, तो यहाँ पे C4H9 और यहाँ पे बन जाएगा OH। तो ये आपको देख रहे हैं, ये क्या बन रही है, एक टाइप से श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है? श्रेणी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीथेन में एक हाइड्रोजन को OH हटाया तो CH3OH बन गया। उससे अगली श्रेणी यानी मीथेन से अगला क्या आएगा? इथेन। इथेन की एक हाइड्रोजन को OH हटाएगा तो ये बन जाएगा हमारा इथेनॉल। उसके बाद में अगला मेंबर जो होता है एल्केन का, प्रोपेन होता है। प्रोपेन की एक हाइड्रोजन को OH ने हटाया तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। उसके बाद में ब्यूटेनॉल। तो ये क्या बन जाती है? श्रेणी बन जाती है। और इस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। यहाँ पे अगर OH लिया है तो सभी श्रेणी में क्या होना चाहिए? OH ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम OH के स्थान पे CHO लेते हैं तो सभी श्रेणी के जो मेंबर होते हैं सभी के अंदर क्या होना चाहिए? CHO ग्रुप ही होना चाहिए। अगर हम कीटोन लेते हैं तो कीटोन होना चाहिए, सभी श्रेणी के सदस्यों में कीटोन ग्रुप होना चाहिए। अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेते हैं तो सभी श्रेणी के समूह में, सभी श्रेणी के जो मेंबर होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक ही समूह मिलना चाहिए। उसके बाद में देखिए, अब आप यहाँ से देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो आपको कितने का अंतर दिख रहा है? CH2 यूनिट का दिखाई दे रहा है। अगले से अगले मेंबर में जाएंगे आप तो यहाँ पे भी आपको CH2 का अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगले में जाएंगे तो भी आपको CH2 मेंबर का दिखाई देंगे। अगले पे जाएंगे तो वहाँ पे भी CH2 का अंतर दिखाई देगा। और आपको पता है कि CH2 का जो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 14 यूनिट ये होता है। हर एक का क्या होता है? 14 यूनिट होता है। आप देख सकते हैं कार्बन का कितना होता है? 12 होता है और हाइड्रोजन का 2 होता है। तो क्या होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु तो 2 होगा, यानी 14 हो जाएगा। यानी CH2 का डिफर प्रत्येक में एक मेंबर से अगले मेंबर में जाएंगे तो CH2 यूनिट का तो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। और 14 मोलिकुलर जो द्रव्यमान मान जो होता है उसका अंतर आपको देखने को मिलेगा। किसके अंदर? समजातीय श्रेणी के अंदर। तो यही इस लाइन में बताया गया है। समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 का अंतर तथा 14 यूनिट द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि सभी मेंबर में एक जैसा ही समूह मिलता है। इस कारण से इनके रासायनिक गुणधर्म तो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? इनमें क्या होती है? भिन्नता आ जाती है। तो समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता आती है। अब आप देखो इनके सभी के जो सदस्य होते हैं ना, समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का रासायनिक गुणधर्म एक जैसा होता है, लेकिन भौतिक गुणों में क्या होता है? थोड़ा अंतर आ जाता है। वो अंतर ऐसा इसलिए आता है क्योंकि इनका परमाणु द्रव्यमान बढ़ता रहता है और परमाणु द्रव्यमान बढ़ने से इनके भौतिक गुणों में क्या आती है? भिन्नता आ जाती है। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए कार्बन यौगिकों का नाम पद्धति। अब हम इनकी करेंगे नाम पद्धति, यानी IUPAC नेम करेंगे बच्चों। इसका IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये मतलब होता है IUPAC नेम। बच्चों 2 नेम होते हैं किसी केमिकल कंपाउंड के, एक तो होता है IUPAC नेम और एक होता है उसका कॉमन नेम। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है? कॉमन नेम। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल इसका IUPAC है और अल्कोहल हम उसको वैसे बोल देते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक का हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक जैसे हमारा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड क्या है? IUPAC नेम है। और एसिटिक एसिड उसका क्या है? कॉमन नेम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉमन नेम क्या है और IUPAC नेम क्या है। तो वो हम IUPAC जो नेम देते हैं उसकी नाम पद्धति को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पता है किसी भी कार्बन के यौगिक की अगर हमें नामकरण करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा?
यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। हमें देखना है उस कार्बन के यौगिक में कितने कार्बन के परमाणु मौजूद हैं। उसके बाद में हमें क्या देखना है, प्रकार्यात्मक समूह को पुरोल्लंघन या अनुलंघन के साथ दर्शाते हैं। ठीक है, फिर हमें पहचान करनी है कि प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है। प्रकार्यात्मक समूह भी क्या होते हैं बच्चों, जो पहले लगते हैं पुरोल्लंघन, और अनुलंघन जो बाद में लगते हैं। इन दोनों की हमें पहचान भी करनी है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो हैलोजन के जो प्रकार्यात्मक समूह होते हैं वो हमेशा पुरोल्लंघन में आते हैं, यानी पहले नाम से पहले जुड़ते हैं। हम सबसे पहले इनका नामकरण करेंगे। क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन है तो आयोडो लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे हम इसका नाम करते हैं, पहले आपको ये आपको एक यौगिक दे रखा है। इसमें यौगिक में आपको कार्बन की संख्या पहचाननी कितनी है, 1 2 3। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एक कला बंध है सभी में, यानी एक ही बॉन्ड बना हुआ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड है, एक कला बंध है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पे 3। तो 3 का नाम क्या होगा, मीथ ईथ प्रो। तो आप दे दो प्रोपेन, प्रोपेन। और आप अब यहाँ पे देखते हैं आप क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है ये क्या आता है, अनुलंघन में आता है। क्या आता है, नहीं पूर्वोल्लंघन में आता है बच्चों, पूर्वोल्लंघन में इसमें आएगा ये। पूर्व जो नाम से पहले जुड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, क्लोरो। क्या लगा देंगे, इसको काट देते हैं, क्लोरो। ठीक है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोरो जो होता है वो किस में आएगा, अनुलंघन में आएगा। अनुलंघन में नहीं, पूर्वोल्लंघन में, जो नाम से पहले जुड़ते हैं। देखिए आप हिंदी में आप देख सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये जो होते हैं ना उपसर्ग जो पहले जुड़ते हैं, तो उसी तरह से ये काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे क्लोरो, और फिर उसके बाद में इस कार्बन में कितने परमाणु हैं कार्बन के, 1 2 3, मीथित प्रो, तो प्रोपेन, ये नाम इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में ये वाला कंपाउंड देखिए, ये कंपाउंड में आप देखिए कार्बन की संख्या पहचान करिए कितनी है, 1 2 3। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो हैलोजन क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, यही जो ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, ये सबसे पहले काउंट किए जाते हैं। नाम सबसे पहले इनका होते हैं। उसके बाद में जो होते हैं इनको छोड़ करके बाकी सभी नाम के अंतिम यानी लास्ट में जुड़ते हैं। जैसे आपको ये उदाहरण देखिए, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, मीथित प्रोपेन। तो क्या लिखना है, प्रोपेन, प्रोपेन लिख देता हूं मैं, प्रोपेन। और प्लस में इसका नाम क्या है, आपको पता है कि एल्कोहल है, और एल्कोहल के लिए हम अनुलंघिक जो होता है ओल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ओल। तो ओल लिख दिया हमने इस प्रकार से। अब आप देखना है, क्योंकि ये लास्ट में जुड़ने वाला होता है, अनुलंघन में आता है ये। अब यहाँ पे देखिए, इस जो हमारा प्रकार्यात्मक समूह है, इसका पहला जो अल्फाबेट है वो वाउल है, और इसका जो हमारा इसका भी क्या है, अंतिम वर्ड वाउल है। तो इस वाले को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेनोल, और इसको आप हिंदी में लिख दो प्रोपेनोल। इस प्रकार से हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए एल्डिहाइड में आपको मैं बताता हूँ। देखिए इसमें कितने कार्बन है, इस 1 2 3। 3 के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, 3 के लिए मीथित प्रोपेन। तो आप लिख दो प्रोपेन, प्रोपेन। अब आपको पता है कि इसमें प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, ये वाला दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। और ये जो प्रकार्यात्मक समूह जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बच्चों एच आएगा, यहाँ पे आप ठीक कर लेना, यहाँ पे एच आएगा। ठीक है, एच आएगा। ठीक है, ये संरचना गलत दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको जो प्रकार्यात्मक समूह जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है बच्चों, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए अनुलंघन जो होता है वो एल लगता है, यानी AL लगता है। अब एल्डिहाइड में आपको देखना है कि ये जो पहला अल्फाबेट है इसका वाउल है। वाउल पता है बच्चों आपको क्या होते हैं, AEIOU। तो ये ए है, और इसमें आपको देखना है कि ये भी हमें जो हमने स्टार्टिंग में जो नाम लिखा था उसका भी अंतिम वर्ड क्या है, जो अल्फाबेट है वो वाउल है। तो इसको आप डिलीट कर दो और इन दोनों को जोड़ दो, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेनल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। इस प्रकार से इनका नामकरण हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अगला देखिए,
ये कंपाउंड आपको देखना है। इसमें आपको कार्बन की संख्या काउंट करनी है, 1 2 3। कितनी है? 3। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? मीथीथ प्रोपेन। तो वही लिखेंगे प्रोपेन। अब आपको देखना है इसमें फंक्शनल यानी प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, ये वाला है हमारा। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? ओन लिखते हैं। ओन, लास्ट में ओन लिखते हैं, तो ONE। कीटोन वाला है ना, तो ओन लिखते हैं। अब इस कीटोन का पहला अल्फ़ाबेट वाउल है और इसका भी क्या है? अंतिम अल्फ़ाबेट वाउल है। तो इसको हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद में क्या नाम बनेगा? प्रोपेनोन। तो हिंदी में इसको लिख देंगे प्रोपेनोन। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला बच्चों, यहाँ पे आपको देखना है कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3। 3 के लिए क्या आएगा? प्रोपेन। तो क्या आएगा? प्रोपेन लिख दिया हमने, प्रोपेन। उसके बाद में यहाँ पे आपको पता है कि ये जो फंक्शनल प्रकार्यात्मक समूह है, इसके लिए क्या जोड़ते हैं हम? अनुलंघन में ओइक एसिड। तो यहाँ पे लिख दो ओइक एसिड। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब इसका पहला अल्फ़ाबेट वाउल है और इसका भी वाउल है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। एसिड को हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। तो प्रोपेनोइक अम्ल इसका नाम बन जाएगा। उसके बाद में देखिए एल्कीन का नाम देखिए। तो एल्कीन में आपको पता है कि बच्चों कि एल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। ये गलत दे रखा, आपको ठीक कर लेना। डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको इस प्रकार से। तो कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 है तो मीथ ईथ प्रोप, प्रोप हो जाएगा। 3 के लिए प्रोप। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड आता है तो क्या आता है? ENE आता है। अब इसमें कुछ डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये हमारा वाउल नहीं है। इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, प्रोपीन बन जाएगा। हिंदी में इसको आप क्या लिख देंगे? प्रोपीन। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अल्काइन वाला, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिआबंध हो। तो देखिए एक कार्बन की संख्या गिनो, 1 2 3। 3 के लिए मीथीथ प्रोप, तो प्रोप लिख दिया हमने। प्लस अब त्रिआबंध होता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? आइन। क्या बोलते हैं? प्रोप। तो क्या जोड़ते हैं? आइन। तो देखिए अब इसमें क्या जोड़ना है बच्चों? जैसे मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, प्रोप और फिर प्लस में वाइन, आइन। अब इसमें देखो दोनों को कंबाइन करेंगे हम, क्योंकि इसमें डिलीट करने वाला कुछ नहीं है, दोनों अल्फ़ाबेट वाउल नहीं है, तो इसमें डिलीट नहीं करेंगे। इसको डायरेक्ट लिख देंगे प्रोपाइन। क्या लिखेंगे? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगी हिंदी में? प्रोपाइन, प्रोपाइन। तो इसका नामकरण ये हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपको कोशिश करना है, अभ्यास करोगे तो उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो बच्चों ये था इनका आयुपैक नेम, यानी नामकरण कैसे करते हैं हम कार्बन यौगिकों का। तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दहन। आपको पता है कि दहन क्या होता है? किस चीज़ का दहन करते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है, तो कार्बन का यौगिक हुआ। तो जब हम कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं या कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनका हम दहन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, पानी बनेगा और ऊष्मा और प्रकाश दोनों का उत्सर्जन होता है। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। अब आपको ये भी पता चल गया कि दहन करने से ये क्या करते हैं? ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। इस कारण से इनको हम दहन के लिए इस्तेमाल करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वस्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अब आपको बच्चों मैंने बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाए? एकल आबंध पाया जाए, तो उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इन हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पे ये कैसी ज्वाला उत्पन्न करते हैं? नीली व स्वस्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विवीय आबंध या त्रिआबंध जो पाए जाते हैं उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दहन करने पर धुआं जो निकलता है इनको जलाने पे और पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त का हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण
उपचयन नहीं हो पाता। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, असतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, धुआं उत्पन्न करते हैं और पीली ज्वाला के साथ में जलते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुकाबले क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब इनको हम वायु में जलाएंगे तो वायु में जो कार्बन जो होता है ना इनमें, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो उसका पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। इस कारण से क्या होता है, ये ऐसा पीली ज्वाला और धुआं उत्पन्न करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। कई बार बच्चों जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये भी काला धुआं उत्पन्न करते हैं। ये ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि जब इनको इस ईंधन को जलने के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो ये भी क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के अभाव में ये भी क्या करते हैं, काला धुआं उत्पन्न करते हैं। अगर इनको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये धुआं उत्पन्न नहीं करता, तब ये नीली और स्वस्थ ज्वाला के साथ में जलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। उसके बाद में देखिए क्या होता है, जब कार्बन के यौगिकों का हम ऑक्सीकरण कर दें, तो ऑक्सीकरण के लिए हमने यहाँ पे जो कार्बन का यौगिक चुना है बच्चों, वो हमने चुना है इथेनॉल। इथेनॉल का ऑक्सीकरण कौन करेगा बच्चों, वो करेंगे यहाँ पे ऑक्सीकारक तत्व। और ऑक्सीकारक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, KMnO4 यानी पोटासियम परमैंगनेट, या हम पोटासियम डाई क्रोमेट, ये दोनों क्या कर सकते हैं, इसका इथेनॉल का ऑक्सीकारक कर सकते हैं। ऑक्सीकारक का मतलब ये होता है बच्चों, ये इसको ऑक्सीजन देंगे, किसको देंगे, यहाँ से ये इसको ऑक्सीजन देंगे, इथेनॉल को। अब इथेनॉल में क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन जब देंगे तो आपको पता है कि बच्चों फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ागा अपचयन और उपचयन। तो उपचयन देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उपचयन। उपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ होता है और हाइड्रोजन का निकलना। और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ पे अपचयन होता है बच्चों। तो अपचयन में ऑक्सीजन का ऐड होगा और हाइड्रोजन क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीकारक है, तत्व है, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीजन देंगे। तो ऑक्सीजन देंगे तो बच्चों यहाँ पे ये जो बीच वाली हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन H2 निकल जाएगी और इसके स्थान पे कौन आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी ऑक्सीकारक तत्व है और ऑक्सीकरण कर देंगे इसका, किसका कर देंगे, इथेनॉल को। तो ऑक्सीकरण होने से इथेनॉल किस में बदल जाएगा बच्चों, इथेनोइक अम्ल में बदल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया में बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा असतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है बच्चों, आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, द्विआबंध है। तो इसका मतलब असतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ में, निकल पैलेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जो असतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अब ये क्या है, हमारे उत्प्रेरक हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं बच्चों, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं और उसको उसकी रेट ऑफ उसको एक जो डिजायर्ड जो प्रोडक्ट होता है उसमें वो बदल देते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो होती है, वो गैस जो होती है, वो निकल या पैलेडियम के सरफेस के ऊपर उसका अवशोषण करवा करके इस असतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ में अभिक्रिया करवा दिया जाता है। और जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये डबल बॉन्ड जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। अब आपको पता है कि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। अगर ये बॉन्ड हटा देंगे तो क्या बचेगा, कार्बन के 3 बॉन्ड बनेंगे। तो बाकी बॉन्ड जो होगी, जो हाइड्रोजन ये गैस जो होगी, ये इस कार्बन के साथ बना लेती है। और इस प्रकार से ये जो असतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। अब इसका उपयोग देखिए, इस अभिक्रिया का क्या उपयोग है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है। और इसको हम बच्चों, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजीनीकरण। हाइड्रोजीनीकरण ये अभिक्रिया हम इसको बोलते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा पेपर में कि हाइड्रोजीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है और इसका क्या उपयोग होता है। तो आपको बताना है, ये अभिक्रिया लिख के आपको बतानी है कि हाइड्रोजीनीकरण अभिक्रिया होती है और इसका उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे हम करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्रतिस्थापन, किसी का स्थान ग्रहण कर लेना। देखिए बच्चों, इस मीथेन को मैं क्या करूँगा,
मीथेन को मैं CH4 ये है, इसमें क्या होगा, क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो ये क्या करेगा, ये परमाणु जो एक परमाणु है इसकी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, यानी उसकी जगह ले लेगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 और Cl बन जाएगा, और एक क्लोरीन जो है इसका जो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला था उसके साथ में क्या बना देगा, HCl बना देगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और ये जो अभिक्रिया जो होती है ये किसके प्रेजेंस में होती है, आपको पता होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में होती है। और लास्ट में क्या होता है, जब सभी क्लोरीन इसकी सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देंगे तो लास्ट में जो इससे लास्ट में जाकर के जो हमारा उत्पाद बनेगा वो बन जाएगा CCl4 इस अभिक्रिया के अंदर। उसके बाद में पढ़ते हैं बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक पढ़ लेते हैं हम, जैसे कि इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इथेनॉल के भौतिक गुण धर्म। तो इथेनॉल जो होता है बच्चों, आपको पता है उसका फॉर्मूला C2H5OH। इसको हम ये भी लिखने कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक ही बात है, CH3CH2OH। यहाँ पे हमने इनके कार्बन को कंबाइंड रूप में लिख दिया और इसको यहाँ पे अलग अलग लिख दिया, तो एक ही बात है। अब ये क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो इथेनॉल जो होता है वो क्या होता है कि रंगहीन, इथेनॉल जो होता है वो क्या होता है, रंगहीन, गंध और जलने वाला स्वाद देता है, यानी गंध भी आती है और ये जल भी जाता है आग के साथ। जल में घुलनशील भी है, आपको पता है कि बच्चों जल में घुल जाती है, तभी तो लोग पानी मिलाते हैं इसमें, अल्कोहल का सेवन करते हैं। जो वाष्पशील द्रव क्वथनांक जो होता है इसका कितना होता है, 351। ये यानी ये वेपर में कब होगा, जब इसको इतना तापमान बनेगा तो ये इसका क्वथनांक कितना होता है, 351 केल्विन। और ये क्या होता है बच्चों, उदासीन प्रकृति का होता है। उदासीन का मतलब एसिडिक नहीं, बेसिक, उदासीन होता है ये। उसके बाद में आगे देखिए बच्चों, रासायनिक गुणधर्म। अब ये रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, देखिए जब ये किसी धातु के साथ में, यानी धातु हमने कौन सी ली है, सोडियम धातु, सोडियम धातु के साथ में जब इथेनॉल अभिक्रिया करता है तो बच्चों क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, और कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकालता है। और हाइड्रोजन गैस को जब हम जलाते हैं तो आपको पता है कि को किस साउंड के साथ में जलती है, पॉप साउंड के साथ में जलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये शो करता है कि इथेनॉल जब धातुओं के साथ में अभिक्रिया करता है तो किसकी तरह काम करता है, ये अम्ल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, अम्ल, क्योंकि धातु जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तभी तो क्या बनाते हैं बच्चों, तभी तो लवण और कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पे अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है, अम्ल की तरह। उसके बाद में निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में बच्चों आपको पता है कि जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में, तो अल्कोहल से क्या निकल जाता है, H2O बाहर हो जाता है। अब H2O देखो यहाँ से बाहर करो, OH को कर दो और एक हाइड्रोजन को यहाँ से कर दो, तो क्या बन जाएगा, वो इथीन बन जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, निर्जलीकरण। उसके बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है CH3COOH। इसको हम एसिटिक अम्ल भी बोल सकते हैं या इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये भी क्या होता है, एक रंगहीन द्रव होता है और स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, और इसमें सिरके जैसी गंध आती है। इसका जो क्वथनांक जो होता है बच्चों, यानी ये कितने तापमान पे इसकी भाप बनती है, तो वो होता है 391 यानी 391 केल्विन पे बनता है। उसके बाद में शुद्ध इथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद करना है। रासायनिक गुणधर्म, अब इसके हम पढ़ेंगे क्या, रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला जो आता है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण आपसे पूछ लिया जाएगा कि एस्टर कब बनता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, इथेनोइक अम्ल है और यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है। इस अभिक्रिया को मैं आपको इस प्रकार से समझाता हूँ, जैसे मैंने ये पहला इथेनोइक अम्ल को मैंने इस प्रकार से लिख लिया CH3OH, और मैं इथेनॉल को इस प्रकार से लिखूंगा OH CH2CH3, यानी मैंने उल्टा लिख दिया।
अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो मैं इनसे क्या कर दूंगा, वाटर का -H2O बाहर कर दूंगा और इन दोनों पार्ट को, बाकी जो दोनों पार्ट बच जाएंगे वो उनको मैं जोड़ दूंगा। तो जोड़ने के बाद में बच्चों आपको देखो CH3 ये जुड़ेगा और ये वाला जुड़ेगा। अब जुड़ने के बाद क्या बनेगा बच्चों, वो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा और पानी जो था हमने वो बाहर हमने कर दिया। और इस प्रकार से ये जो पदार्थ बनता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, एस्टर के नाम से जानते हैं। और एस्टर जो होती है मीठी फलों जैसी गंध वाला जो एस्टर का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को हम क्या किस नाम से जानते हैं, एस्टरीकरण के नाम से जानते हैं। उनकी गंध जो होती है, एस्टर की गंध जो होती है वो मीठे मीठे जो फल होते हैं उन जैसी होती है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ये अभिक्रिया कैसे की हम। उसके बाद में हम देखिए साबुनीकरण। साबुनीकरण का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें साबुन, जिससे साबुन तैयार किया जाता है। तो हम साबुन जो तैयार करने के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एस्टर होना चाहिए बच्चों। एस्टर हमने ऊपर वाली अभिक्रिया में अभी पूरा किया है। जब हम एस्टर को अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है सार, इसके साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चों इसमें क्या बनता है, एक तो सोडियम का साल्ट बनता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट। और एक प्रोडक्ट जो बनता है वो अल्कोहल बनता है। और ये जो प्रोडक्ट जो बनता है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोप। और इस अभिक्रिया से क्या किया जाता है, साबुन तैयार किया जाता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साबुनीकरण के नाम से जानते हैं। तो याद रखना बच्चों, जब एस्टर को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तब हमारे पास सोप बनता है और प्लस में अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अभिक्रिया देखिए यहाँ पर, जब सार जब एसिटिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए बच्चों, आपको ये तो पता ही है कि ये क्या हमारा सार है और ये क्या हमारा अम्ल है। अब आपको पता है कि अम्ल और सार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और प्लस में H2O ये बनता है। तो वही यहाँ पे बना है बच्चों, ये सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट क्या होता है, एक साल्ट होता है बच्चों, ठीक है। और ये सोप, ये अगर ये वाला जो पार्ट अगर बड़ा होगा, जैसे कि C17 इतने कार्बन जुड़े होंगे, ठीक है, C17 यानी ये वाला जो पार्ट होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लवण बोलते हैं। और ये क्या होता है कि जल है। तो वही रिएक्शन जो हमने चैप्टर 2 में किया था, अम्ल और सार जब आपस में विक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो वही ये सेम वही है। उसके बाद में बच्चों आगे देखते हैं हम, जब एसिटिक अम्ल में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो ये रिएक्शन भी हमने पीछे कर चुके हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे अम्ल कोई दूसरा था, H2SO4 HCl। जब वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे HCl को Na2CO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती थी, साल्ट प्लस में H2O और प्लस में CO2। लेकिन यहाँ पे अम्ल के स्थान पे कौन सा हमारा, एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो वही बनेगा बच्चों। तो ये क्या बनता है, जब इसके एसिटिक एसिड के साथ में सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो साल्ट बनता है वो क्या बनता है बच्चों, उसका नाम होता है सोडियम एसीटेट और प्लस में H2O और CO2। यहाँ पे भी आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में सेम प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम एसीटेट H2O और CO2। तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बच्चों हमारा टॉपिक आता है साबुन और अपमार्जक। तो साबुन देखो बच्चों क्या होता है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटाशियम लवण होते हैं। उदाहरण देखिए C17H35 COONA। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे ये क्या है सोडियम, ये क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटाशियम लवण होते हैं। तो देखिए मैं सूत्र लिख रहा हूँ C17H35 COO। देखो यहाँ पे सोप का फॉर्मूला Na लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे Na के स्थान पे H लगा दूं तो आपको बच्चों पता है कि ये लंबी कार्बन वाले क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पे मैं अगर वापस से क्या लगा दूं, सोडियम, या मैं सोडियम के स्थान पे पोटाशियम लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटाशियम लवण होते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों के लंबी श्रृंखला वाले सोडियम व पोटाशियम के लवण होते हैं। तो यही किसका है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम साबुन बोलते हैं। ये पार्ट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, सोप का फॉर्मूला ये होता है हमारा।
तो आप देखिए, अब उसके बाद में साबुन केवल मृदु जल में सफाई करते हैं, यानी जो हमारे साबुन जो होते हैं ये केवल ऐसे जो हमारा जो आपको पता है कि साल्टी वाटर जो होता है ना, नमकीन पानी, उसमें काम नहीं करते। जो साल्ट रहित जो पानी होता है उसको हम मृद पानी बोलते हैं, उसमें ये क्या करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। इसके अलावा जो अपमार्जक जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला, जैसे जो साबुन जो होते हैं वो भी लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। तो यहाँ पे तो बच्चों आपको पता है कि क्या होते थे, ये साबुन जो होते थे पोटाशियम और क्या होते थे, सोडियम के होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपर मार्जक में क्या आएगा, अमोनियम आएगा या आएगा सल्फोनेट। सल्फोनेट ये आयन वाले लवण होते हैं, तो आपको याद रखना है बच्चों, ये अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। उसके बाद में अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर एवं मर्द जल में सफाई यानी अच्छी तरह से काम करते हैं, यानी जो जिसमें नमकीन पानी हो यानी खारा पानी, समुद्र का पानी, उसमें भी हम अच्छे से कपड़े धो सकते हैं अपमार्जक की सहायता से, लेकिन साबुन से नहीं धो सकते। चाहे वो पानी आपका फ्रेश हो यानी मीठा पानी हो, उसमें भी ये काम करेगा साबुन। अब देखिए हम पढ़ेंगे कि साबुन जो अणु होता है वो कैसे काम करता है, यानी साबुन पानी में कैसे काम करता है और कैसे मैल को दूर करता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि साबुन के दो भाग होते हैं, एक तो होता है जलरागी शिरा। साबुन के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया है, जलरागी शिरा जिसको आयनिक भाग बोलते हैं हम, और एक जल विरागी शिरा होता है जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला पार्ट होता है। तो देखिए मैं सूत्र लिखता हूँ यहाँ पे C17H35COONA, ये साबुन का सूत्र है बच्चों। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये कैसा पार्ट होता है बच्चों, ये जलरागी शिरा होता है, यानी ये किसकी तरफ आकर्षित होता है, पानी की मॉलिक्यूल के, पानी के अणुओं की तरफ आकर्षित होता है। और ये वाला जो पार्ट बच जाता है आपका, ये कौन सा पार्ट होता है, जल विरागी शिरा होता है। ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है, जैसे ये टेल आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये इसको रिप्रेजेंट करती है, और ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। आपको पता है कि साबुन में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, कितने सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं, जलरागी शिरा और जल विरागी शिरा। जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, जल विरागी शिरा होता है, और जो COONA वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, आयनिक शिरा होता है। अब देखिए क्या होता है, अब इन दोनों की खास बात क्या होती है बच्चों, कि ये जो जल विरागी शिरा जो होता है ये किसकी तरफ आकर्षित होता है, जो तेल होता है, हमारी जो मैल जो होता है ना, ज्यादातर जो कपड़ों पे मैल लगता है वो किस प्रकृति का होता है बच्चों, तेलीय या वसा टाइप का होता है बच्चों। हमारे कपड़ों पे ज्यादा चिकनास लग जाता है, ग्रीस लग जाता है, तो इस प्रकार का होता है मैल। और जो पानी में घुलनशील वाली जो अशुद्धियां होती है उसकी तरफ कौन आकर्षित होता है, जलरागी शिरा। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लेते हैं हमारे कपड़ों पे ये क्या है, मैल लग गया, जैसे मैं आपको ये भी डायग्राम में दिखा रखा है, जैसे मान लेते हैं ये मैल लग गया, तो क्या करेगा, इस पार्ट के अकॉर्डिंग देखो, जो मैल की तरफ आकर्षित होने वाला ये पूछ होगा ना, जो इस पूछ को हम क्या बोलते हैं, जल विरागी शिरा। तो ये जल विरागी शिरा इसको चारों ओर से, साबुन का जल विरागी जो शिरा होता है इस मैल को चारों ओर से क्या कर लेगा, घेर लेगा। और यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा बच्चों, ये हेड मैंने गोल गोल स्फेरिकल लगाया है, ये कौन सा होता है, जलरागी शिरा होता है, ये पूछ वाला जल विरागी। और ये बीच में हमारा क्या है, बीच में जो हमारा है ये वाला पार्ट, ये कैसा है, जल विरागी, यानी ये क्या हमारा मेल है, कपड़ों पे लगा हुआ मेल है। और ये वाला पार्ट कौन सा हमारा, जल विरागी शिरा, और ऊपर जो लगा हुआ है ये जल रागी शिरा। अब इसने क्या, जल विरागी शिरा जो होता है ये जो तेल जैसी जो मैल होती है उसकी तरफ आकर्षित होता है और उससे चिपक जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं, कपड़े को मशीन में डालते हैं, उसको रब करते हैं, हिलाते हैं, तो ये क्या होती है, इससे चिपक जाती हैं और तब तक चिपके रहती हैं जब तक वो मैल उस कपड़े से अलग ना हो जाए। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, उस कपड़े से उस मैल को अलग कर देते हैं। और इस संरचना को हम इस प्रकार से, साबुन के जो अणु होते हैं इस प्रकार की जो संरचना बनाते हैं चारों ओर से, इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, उसको हम जानते हैं मिसेल। किस नाम से जानते हैं, मिसेल। क्या होती है, मिसेल। तो यहाँ पे आप चित्र में भी देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे एक तेल की बूंद है जो कपड़ों पे लगती है, तो इसको चारों ओर से साबुन की जो होती है इस प्रकार से चारों ओर से घेर लिया किसने, और इस संरचना को हम क्या बोलते, किस नाम से जानते हैं, मिसेल के नाम से जानते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं, मिसेल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। अब उसके बाद में देखिए बच्चों, साबुन का मिसेल
मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है, यानी मैल को हटा देता है और उसको पानी में डिजोल्व कपड़े से हटाकर पानी में घुलाने में मदद करता है और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। उसके बाद में देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन ये आता है कि साबुन जो होता है, साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है और इस कारण से साबुन जो होता है वो खारे पानी में काम नहीं करता। बच्चों, मैं आपको एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बताऊंगा कि कैसे साबुन काम नहीं करता। आपको पता है कि जो हार्ड वाटर यानी खारा पानी जो होता है उसमें लवण ज़्यादा घुला होता है और वो लवण जो होता है वो जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इस प्रकार का साल्ट ज़्यादा होता है बच्चों। उसमें क्या होता है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इस प्रकार का साल्ट ज़्यादा होता है खारे पानी में। तो देखिए, अगर मैं सोप खारे पानी में काम करूँगा तो सोप का सूत्र क्या होता है, C17H35 COONA। ये जब खारे पानी में डालेंगे तो कौन सा साल्ट वहाँ पे इसको मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, एक ही बात है। जब ये इसके साथ में जुड़ेगा, खारे पानी के अंदर डालते हैं सोप को, तो ये लवण के साथ में अभिक्रिया कर लेगा। कौन कर लेगा, साबुन कर लेगा। तो क्या बनाएगा, C17H35 COO ट्वाइस और इसकी कैल्शियम, और प्लस में क्या बन जाएगा, NaCl 2 NaCl, और यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। तो ये वाला जो बनता है नया पदार्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कम। यानी ये सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ बनता है कपड़ों के ऊपर, और ये जो होता है साबुन का बहुत सारा पार्ट जो होता है वो ख़राब करवा देता है, और जिसके कारण से हमारी जो सोप की वो क्या बनती है, मिसेल बनती है ना, वो मिसेल नहीं बन पाती। इस कारण से, इसकी वजह से, स्कम के कारण मिसेल नहीं बन पाती। और मिसेल नहीं बनेगी तो मिसेल क्या, फिर वो जो हमारे कपड़ों के ऊपर जो मैल होती है, क्या वो उसको उससे लड़ पाएंगी, उससे चिपक पाएंगी, नहीं चिपकेंगी। तो बहुत कम ही मिसेल बनेंगी, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट जो स्कम बनने में साबुन का यूज हो जाता है। इस कारण से जो हमारा साबुन होता है वो खारे पानी में कार्य नहीं करता, और अपमार्जक इसके अलावा काम करता है, मिसेल बनाता है। तो वो दोनों हम खारे पानी और मीठे पानी में दोनों में यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पूरा चैप्टर। वीडियो कैसे लगी बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे चैप्टर नंबर 5 के ऊपर वीडियो। बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।